सो स्टूडेंट्स अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बार डायग्राम एंड द टाइप ऑफ बार डायग्राम। आई होप कि मेरी जो पिछली वीडियो है जिसके अंदर मैंने ये इस चैप्टर का जो पिछला वीडियो है आधा चैप्टर में जब मैंने उसके अंदर जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। सो व्हाट इज़ बार डायग्राम? देखो बार डायग्राम क्या होता है ना, हमें अलग अलग वैल्यू दी होती है, ठीक है, और आप उस वैल्यू का यूज़ करके आप एक नॉर्मल सी एक बेस पे उस वैल्यू का जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल आपको दिया गया है एक्स और वाई जो दिया गया है, तो आप नॉर्मल से एक बेस पे अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग बार को रिप्रेजेंट करते हो, उसी को हम बार डायग्राम बोलते हैं। हाँ या ना? क्या ही रिप्रेजेंट करते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिटरेसी रेट दिया हो कंट्री का अलग अलग साल का, तो आपका बेस क्या होगा? आपका बेस क्या होगा? ईयर। एक ही बेस होता है। देखो बार डायग्राम हमेशा एक ही बेस पे बनाया जाता है। आपका जो एक्स एक्सिस होगा वो ईयर होगा, बेस आपका हो गया ईयर, और आप क्या बनाओगे कि अलग अलग ईयर का क्या होगा? लिटरेसी रेट। वो आपका क्या होगा? अलग अलग बार होगा, ठीक है। या तो फिर आपने मेल फीमेल का लिटरेसी रेट बता दिया, ठीक है। अब अभी तक हमने जो भी बार डायग्राम पढ़ा है, बट अब बार डायग्राम वर्टिकली भी होता है और हॉरिजेंटली भी होता है। वर्टिकली और हॉरिजेंटली में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, पूरा वही बार डायग्राम आप घुमा दो तो वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो है वो बन जाता है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। अ सेपरेट बार, एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एक एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए अलग अलग सेपरेट बार बनाए जाते हैं। चलो ना ये सब छोड़ दो, मेरा एक एग्जांपल दिमाग में रखो। सपोज करो ना कि मेरी एक शॉप है बेकरी की, और उसके अंदर चॉकलेट कितना बिक रहा है हर मंथ का वो मैं मतलब डेटा बना रहा हूँ, ठीक है। तो जनवरी मंथ में इतना पैकेट बिका, फरवरी में इतना बिका, तो सपोज करो ना कि जनवरी मंथ में मेरा 42 पैकेट्स बिक गया। तो ये 42 क्या हुआ तुम्हारा? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कौन से मंथ के लिए? जनवरी के लिए। तो तो आप लोग ये 42 के लिए अलग सा बार बनाओगे कि नहीं, ये बता दो। बनाओगे ना? फिर फरवरी के लिए अलग सा बार बनाओगे, मार्च के लिए अलग सा बार बनाओगे। तो ईच सेक्शन के लिए या एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए एक सेपरेट बार बनाया जाता है। और वो जो बार की जो लेंथ होती है ना, जो हाइट होती है, वो किसके क्या इंडिकेट करती है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल को इंडिकेट करती है। अगर वैल्यू ऑफ वेरिएबल ज़्यादा है तो जो हाइट होगी या फिर जो लेंथ होगा बार का वो भी ज़्यादा होगा। अगर वैल्यू ऑफ वेरिएबल कम है तो जो लेंथ होगी, जो हाइट होगी बार की, वो भी कम होगी। वो तो हमको पता ही है, बार ग्राफ में हम कितने बचपन से ही हम एक्चुअली बनाते आ रहे हैं ना। और फिर हम क्या करते हैं लास्ट में, पूरा ग्राफ बनने के बाद जो हमने जो बार्स बनाए हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं ना कि जनवरी में तो इतना पैकेट बिका, फिर फरवरी में और ज़्यादा बिका, मार्च में कम हो गया। ऐसे कंपेयर करते हैं ना, क्यों ऐसा, जनवरी में इतना था तो फरवरी में इतना है, मार्च में इतना था तो अप्रैल में, ऐसे कंपेयर करते हैं ना बार्स को लेके, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल सा एक डेफिनेशन, या जो भी कह लो, डेफिनेशन तो नहीं बोल सकते, एक नॉर्मल सा आपको नॉलेज दिया है व्हाट इज बार डायग्राम। अब बार डायग्राम के अंदर भी 3 टाइप आते हैं ना। सबसे पहला होता है सिंपल बार डायग्राम, दूसरा होता है क्लस्टर्ड बार डायग्राम, जिसको मल्टीपल बार डायग्राम भी कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, क्लस्टर्ड बार डायग्राम को मल्टीपल बार डायग्राम भी कहते हैं। थर्ड वन इज ए डिवाइडेड बार डायग्राम। अब हम एक एक को देखेंगे। वैसे ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बार डायग्राम एंड द टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। ये 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बार डायग्राम। अब बार डायग्राम का मतलब क्या होता है? अ सिंपल बार डायग्राम रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ओवर अ बेस। सिंपल बार डायग्राम में मतलब एक बेस होता है, मैंने कहा ना बेस तो एक ही होता है, एक बेस होता है जिसके ऊपर हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए एक बार रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। आगे देखते हैं। लो आगे तो एग्जाम्पल ही दे दिया है डायरेक्ट। देखो ये वाला एग्जाम्पल ही मैंने दिया था आप लोगों को कि जनवरी और फरवरी में 35 यूनिट सेल हुए थे चॉकलेट के। तो देखो जैन फेब में हमने 35 इतना बार बनाया, जैसा इसका वैल्यू है देखो वैसा बार है। फिर 60 के लिए बड़ा बन गया, 65 के लिए और बड़ा बन गया। अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग बार बन रहा है कि नहीं? और बेस देखो ना, बेस तो सेम ही है ना। बेस कौन सा है पता है? जहाँ पे जनवरी फरवरी ये सब लिखा हुआ है, ये तुम्हारा बेस है, टाइम पीरियड। आ रहा है समझ में?
हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मतलब ऐसे ही इन्होंने मतलब इमेजिनरी एग्जाम्पल लिया है, कोई रियल नहीं है ये। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बार डायग्राम बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। अब आ गया क्लस्टर्ड बार डायग्राम। ये इसमें क्या होता है कि वैल्यू ऑफ कॉमन वेरिएबल, देखो इसमें क्या होता है कि वेरिएबल जो होता है ना दोनों, उसके लिए एक कॉमन बार बना दिया जाता है एक ही बेस पे। मतलब कोई भी दो वैल्यू के लिए, मीन्स आप समझोगे कैसे, जैसे सपोज करो एक बेस है, हमारा बेस तो एक ही रहेगा कॉमन बेस, लेकिन वहाँ पे एक से ज़्यादा सेक्शन बना दिए जाते हैं एक ही वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए। एक या एक से ज़्यादा बार्स हम बना देते हैं, उसको बोलते हैं क्लस्टर्ड बार डायग्राम। क्लस्टर्ड का मतलब ही होता है ग्रुप। आ रहा है समझ में? क्लस्टर्ड का मतलब होता है ग्रुप, या फिर मल्टीपल का भी मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, एक ही बेस के ऊपर कभी कभार एक ही वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा हम बना देते हैं बार्स, उसको बोलते हैं क्लस्टर्ड बार डायग्राम या फिर मल्टीपल बार डायग्राम। एग्जाम्पल दिया है कि अगर टाइम पीरियड बेस है तो लिटरेसी लेवल वेरिएबल हो सकता है। तो देखो सपोज करो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हमारा जो बेस है वो क्या है, टाइम पीरियड है, और हमारा जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है वो लिटरेसी लेवल है। बट उसके अंदर भी हमें दो टाइप दिया है, लिटरेसी लेवल तो दिया है लेकिन उसके अंदर भी हमें मेल फीमेल दे दिया है दो बार। तो हमें एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए कितने कितने बार बनाने पड़ेंगे, दो बार। एक बार मेल्स को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा बार फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? चलो फिर बनाने के बाद हम उसको विजुअल इफेक्ट देंगे, क्योंकि दोनों बार अगर सेम रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेल का है कौन सा फीमेल का है, ठीक है। तो हम उसको एक बार को थोड़ा अलग सा डिज़ाइन करेंगे और हमें वहाँ पे साइड में बताना पड़ेगा कि ये डिज़ाइन वाला बार जो है वो मेल के लिए दर्शा रहा है और ये नॉर्मल जो बार है वो फीमेल दर्शा रहा है। आया समझ में? ये आपको बताना पड़ेगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल वही दिया है कि जनवरी और फरवरी मंथ में चॉकलेट का बॉक्सेस तो बिका, लेकिन छोटा वाला 30 बॉक्स बिका, मीडियम साइज का 15 बॉक्स बिका और सबसे बड़ा वाला 25 बॉक्स बिका, ठीक है। तो दिया तो डेटा यही है, देखो डेटा यही दिया है कि कितना बिका, बट हम इसको इन्होंने एक ही डेटा को ना तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज। अब मुझे वो ग्राफ में तीनों बनाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे बनाया। देखो कैसे बनाया। ये जनवरी का है, जैन फेब का। तो पहला बार बनाया है स्मॉल के लिए, ठीक है, 30 बिका था। दूसरा बार बनाया है मीडियम साइज बॉक्स, 15 बिका था। और तीसरा बार बनाया है 25। अब देखो कैसे पता चलेगा, तो देखो आप ये देख लो, जो भी यहाँ पे देखो साइड में है ये चीज़ें देखो, ये देख लो जो पूरा ब्लैक है वो क्या है, स्मॉल साइज बॉक्सेस बता रहा है, जो पूरा ब्लैक किया है। और जो ऐसे लाइनिंग की है वो मीडियम साइज का है, और जो इस साइड की लाइनिंग की है वो लार्ज साइज का है। ये आपको बताना पड़ेगा किसमें, क्लस्टर्ड बार डायग्राम में। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा बार क्या बता रहा है? हाँ, कभी कभार ऐसे भी कर सकते हो आप, उल्टा फुल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मुझे तो पता चलना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता कि पहले का स्मॉल का ही वैल्यू ऑफ वेरिएबल दिया है तो पहला बार स्मॉल ही बता रहा है, नहीं। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा बार या कौन सा डिज़ाइन क्या बता रहा है। आ रहा है समझ में? अरे बच्चा ये बहुत ईजी होता है, आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो एक ही जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होती है ना, सेम इसमें भी वही होता है। इसमें भी एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल को दो या दो से ज़्यादा कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है और एक कॉमन बेस पे ही इसको भी बनाया जाता है। इसको बोलते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम। इसका नाम डिवाइडेड बार डायग्राम इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बार ना एक ही बार बनता है, बट उसी बार में ना ये लोग डिवाइड कर देते हैं उसको। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? बार तो बनेगा एक ही, लेकिन उस बार को है ये एक ही बार को ये लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे अभी हमने इसके पहले क्या किया कि हमने वो उसमें भी यही था कि एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल का दो कैटेगरी कर दिया या तीन कैटेगरी कर दिया, तो हमने तीन तीन बार बना दिया। यहाँ पे तीन बार नहीं बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही बार बना देंगे बड़ा सा और उसको ही डिवाइड कर देंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम। देखते हैं नीचे, देखो ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे भी चॉकलेट की सेल्स दी है, लेकिन रूरल एरिया में दिया है और अर्बन। पहले तो मैं बता दूं कि अभी तक कुछ बच्चों को रूरल और अर्बन अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, रूरल मतलब रूरल, याद रखना, रूरल मतलब होता है कि
जैसे गांव जैसा एरिया, ठीक है, जहाँ पे गांव जैसा एरिया होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रूरल। जो गांव जैसे लोग रहते हैं वहाँ पे, मतलब इतना शहरीकरण जहाँ पे नहीं हुआ हो, उसको बोलते हैं रूरल। और अर्बन मतलब शहर, शहरीकरण एरिया, तो उस शहर को बोलते हैं अर्बन। तो देखो जनवरी फरवरी में कितना बिका, रूरल में बिका 30, अर्बन में बिका 40, टोटल कितना हुआ 70। अब ये टोटल क्यों किया है, क्योंकि ये जो टोटल वाली वैल्यू है ना, हम बार उतनी ही वैल्यू का बनाएंगे। लेट्स सी, ये याद रखना 30, 40 और 70। देखो ये देखो जनवरी फरवरी का हमने कितना बनाया, 70 बना दिया टोटल बार, उसमें से मैंने 30 पे कट कर दिया है, दिख रहा है, 30 पे कट कर दिया है, और बाकी अब 30 पे कट कर दिया है तो 70 टोटल बनाया था, तो बाकी का तो 40 बचा। अब ये देखो डिवाइड हो गया, एक ही बात दो सेक्शन में डिवाइड हुआ है कि नहीं, हाँ है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेड बार डायग्राम। अब देखो इसके अंदर क्या दिया है, इसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि जो ब्लैक किया हुआ है वो सेल्स है, लेकिन किसका, रूरल एरिया का, और जो लाइनें की हुई है वो कौन सा सेल्स है, अर्बन एरिया का। आया समझ में। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब देखो ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन ही समझ लो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बट बहुत ईजी है, बहुत ईजी, मतलब इतना ईजी है ना कि मैं अभी समझा दूंगा तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। क्या दिया गया है, एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम। इसके पहले याद करो टॉपिक आपने क्या पढ़ा था, एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ बार एंड डायग्राम, ये उसका दिया था। लेकिन ये किसके एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स मतलब कुछ ऐसी चीजें जिनको बार डायग्राम बनाते समय दिमाग में रखना ही है। खाली बार डायग्राम का दिया याद रखना, एक ही जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर अटेम्प्ट करने का उसको। देखो फर्स्ट क्या दिया है, द width ऑफ द बार डज नॉट रिप्रेजेंट एनी डेटा, हैंस ऑल द बार शुड बी इक्वल विथ। देखो बार जो तुम बनाते हो बार डायग्राम में, उसकी चौड़ाई, उसकी जो विथ है वो क्या बड़ी छोटी होती है क्या, नहीं ना, वो तो सेम रहती है हर जगह, हाँ है ना। उसकी लेंथ बड़ी छोटी होती है कि विथ बड़ी छोटी होती है, लेंथ बड़ी छोटी होती है, तो विथ तो लंबा चौड़ा होगा नहीं, विथ तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो विथ है ना कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसीलिए सारे बार डायग्राम में जो विथ होती है, जो चौड़ाई होती है ना बार की, वो इक्वल होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जो लंबाई होती है, लेंथ होती है वो बार की, वो किससे प्रोपोर्शनेट होती है, प्रोपोर्शनेट मतलब कि जितना वैल्यू ऑफ वेरिएबल होगा वैसी ही लेंथ होगी। मैंने पहले ही बताया, अगर वैल्यू ऑफ वेरिएबल ज़्यादा होगा तो लेंथ भी बड़ी होगी बार की, अगर वैल्यू ऑफ वेरिएबल कम होगा तो बार की लेंथ भी कम होगी। इन शॉर्ट ये बोल सकते हो कि जो लेंथ होता है बार का वो किससे प्रोपोर्शनेट होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल से। प्रोपोर्शनेट मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल के मुताबिक ही चलता है। थर्ड वन इज, देखो सारे बार्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है कि नहीं, हाँ या ना बता दो, अभी आप बताओ, होता है ना। देखो 2 बार अगर मैं बना रहा हूँ 2 अलग अलग, तो उनके बीच का डिस्टेंस तो सेम होता है, और वो डिस्टेंस है ना फर्स्ट बार और ओरिजिन के पास भी उसको अच्छे से निभाया जाता है। रुको मैं आपको बताता हूँ, देखो ये वाले में बार में देखो सारे बार्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं, है ना। और वही डिस्टेंस देखो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ पे 0 लिखते हो ना आप, उसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, वो वहाँ पे भी तो मेंटेन है ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और फर्स्ट बार के बीच में भी तो वो डिस्टेंस मेंटेन है ना। बस वही बोला है कि सारे बार्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, और वो फर्स्ट बार और पॉइंट ऑफ ओरिजिन के बीच में भी मेंटेन होता है। फोर्थ वन तो क्या बताऊं जितने भी बार होते हैं वो एक सेम लाइन के ऊपर होते हैं जिसको बेस बोलते हैं, और उस बेस को क्या नाम से बताते हैं हम, एक्स एक्सीज। ये तो सबको पता होगा मेरे बच्चा कि जितने भी बार होते हैं वो एक सेम बेस पे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सीज। नीचे 2 लाइन और दे दी है कि आजकल के टाइम पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से हम हॉरिजेंटल बार भी बनाते हैं। हमने अभी तक वर्टिकली देखा, खाली वही बार को अगर हम थोड़ा टेढ़ा कर दे तो वो हॉरिजेंटल बार हो जाएंगे, ठीक है। आप गूगल पे एक बार सर्च मार दोगे तो एक आध फोटो देख लोगे तो एक आइडिया आ जाएगा, वैसे इतना कोई ज़रूरत नहीं है, वो खाली पढ़ने के लिए जानो। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, दैट इज ऑल द वर्टिकल बार्स। जो हम वर्टिकल बार बनाते हैं उसको कैसे कहीं भी बना देते हैं क्या, एक लाइन खींच दी बेस बना दिया तो कहीं भी बना दूंगा क्या, नहीं ना। तो वो कैसे बनाया जाता है, लेफ्ट टू राइट से चालू किया जाता है। कहाँ से चालू करते हैं हम, लेफ्ट से चालू करते हैं ना बार बनाना, और किस साइड पे जाते हैं, राइट साइड की ओर जाते हैं कि नहीं, ठीक है।
तो अगर फर्स्ट डेटा रहेगा, सपोज करो जो मेरे को पहला डेटा दिया है उसका बार कहाँ बनेगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन के पास बनेगा कि नहीं। रुको मैं समझाता हूँ। देखो बच्चा, ये सारे बार कहाँ से स्टार्ट करोगे तुम बनाना, ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे और राइट साइड की ओर जाओगे कि नहीं ना। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेफ्ट टू राइट हो गया। अब ये जो दिया है पहला जनवरी फरवरी, ये पहला डेटा दिया होगा ना, समझ में आ रहा है कि जो पहला वैल्यू ऑफ वेरिएबल दिया होगा उसका बार कहाँ पे बनेगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन के पास। ये जो जीरो लिखा है वही तुम्हारा क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, बस यही दिया है। ये आप एक बार पढ़ लोगे, बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चा, बहुत ही इजी है। और सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज़ प्लीज़ बच्चा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। पता है इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोग को बोला था ना कि बच्चा आप व्हाट्सएप पे शेयर करो, और उस वजह से मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। मेरे जो बच्चे हैं, कुछ जो भी हैं, जो मेरा इतना सपोर्ट करते हैं ना, आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट देते हो, मेरी एक बार बोलने पे आप सब कुछ चीज़ कर देते हो, तो इसके लिए ही मेरे को और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चा। अब कल किसी बच्चे ने मुझे लास्ट टाइम की वीडियो पे किसी बच्चे ने बोला था सर कैसे पढ़े हैं इकोनॉमिक्स। तो देखो बच्चा, मेरा जो मेनली सब्जेक्ट है वो इको और आपका जो OCM है वो है। अब इसको पढ़ने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो इको को अगर आप कोई टॉपिक उठा रहे हो, पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आज रात को या आज के दिन मुझे इतना पढ़ना ही है। सुबह जब आप उठते हो, फ्रेश होते हो, थोड़ा चाय पानी जो ब्रेकफास्ट करते हो, उसके बाद ये डिसाइड करो कि आज आपको पूरे दिन करना क्या है पढ़ाई के रिलेटेड। ठीक है, और उस दिन वो कंप्लीट ही कर लो, चाहे जो हो जाए। और पता है आप है ना, थोड़ा समझ के पढ़ो, क्योंकि मैं अपनी वीडियो ऐसे बताता हूँ कि थोड़ा समझो। और देखो आपका इंग्लिश बहुत ही ईजी है, जो इकोनॉमिक्स में या जो OC में इंग्लिश दिया रहता है वो बहुत ही ईजी है, समझाने के बाद वो और ईजी बन जाता है। तो आप उसको पहले लर्न कर लो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, लर्न मतलब रट्टा मारने को नहीं बोल रहा हूँ, उसको समझो और थोड़े थोड़े बुक के लैंग्वेज या बुक का वर्ड भी यूज़ करो उसको लिखने के लिए। अब आपने एक टॉपिक उठाया, सपोज करो ये उठाया, एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम। ठीक है, अब इसको हिंदी में कैसे याद करोगे, जैसे विड्थ क्या बताता है बार का, देन लेंथ क्या बताता है, फिर डिस्टेंस के बारे में बोला गया था, और फिर सारे जो बार होते हैं वो एक सेम लाइन पे होते हैं जिसको हम बोलते हैं वही बेस, और लास्ट में क्या दिया गया था, वर्टिकल बार अरेंज होते हैं लेफ्ट टू राइट। तो मैंने देखो कुछ कुछ वर्ड निकाले हैं सारे पॉइंट में से, ऐसे मैं लर्न करता था। और लर्न करने के तुरंत बाद मेरे पास एक डायरी होती थी, या कोई भी आप नोट लेके रखो साइड में। पहले तो आप ना ऐसा मत करो कि एक टॉपिक लर्न कर लिया उसको लिख लो, तो तब क्या होगा पता है बच्चा, कि जब आप तुरंत एक चीज़ लर्न करके लिखते हो तो आपको वो लर्न कर किया हुआ आप पूरा लिख लोगे, लेकिन बाद में वो याद नहीं आता है। ठीक है, तो आप क्या करो ना, आज जितना भी आपने डिसाइड किया है कि मुझे इतना पूरा लर्न करना है, वो पूरा पहले लर्न कर लो, और फिर नोट लेके बैठो और पूरा लिखना चालू कर दो, पूरा का पूरा लिखो। ठीक है, अब तुमने लिख दिया। अब दूसरा दिन जब सुबह होता है ना, तो जैसे ही तुम सुबह उठ रहे हो, पहले उठो 2 मिनट जहाँ तुम्हारा बिस्तर से जहाँ से उठे वहीं पे बैठ जाओ। बैठने के बाद तुम ये याद करो कि तुमने कल क्या पढ़ा था, और जितना भी तुमने पढ़ा था ना उसका एक बार मेन पॉइंट्स अपने मन में बोल दो। अगर कोई चीज़ याद नहीं आ रही है तो फिर वही फ्रेश हो, नहाओ धो, उसके बाद तुरंत वो बुक में देखो कि क्या मेरे को याद नहीं आ रहा। और अगर आपने जब सुबह उठे हो और आपको सारे पॉइंट्स याद है, इसका मतलब आप सही लाइन पे चल रहे हो, और फिर आप एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। देखो बच्चा, मैं नॉर्मल एग्जांपल दूं, आप टेबल लर्न कर लो 19 का, एक दिन लर्न कर लोगे तुरंत आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, दूसरे दिन भी आप बोल लोगे, तीसरे दिन आपको भूल जाओगे तुरंत। क्यों? क्योंकि आपने उसको रिवाइज नहीं किया। अगर आप बुक लेके रिवाइज नहीं करो, दिमाग में भी रिवाइज करते रहते, तो वो हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। ठीक है, इसका ज़्यादा मुद्दा नहीं होता। इकोनॉमिक्स तो फिर भी लर्न हो जाता है। यही सेम मेथड आपको OCM में भी मैं फॉलो करवाऊंगा, उसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एक दिन में सारे पॉइंट्स आपको लगेगा लर्न हो गया है, दूसरे दिन जब पेपर देने जाओगे सब मिक्स हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप कहीं घूमने जा रहे हो, रोड पे चल रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, मन में एक बार पॉइंट बोल लो, या तो मुंह से ही बोलो ना। कोई आपको पागल समझेगा तो वो उसका पर्सपेक्टिव है, हमें अपने पढ़ाई से लेना देना है, हमें कोई चीज़ से लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चा, तो ये एक स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की। आगे की वीडियो में जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो मैं आपको बोलूँगा कि एक्चुअली इको OC का पेपर लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो जिससे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो मार्क्स। नेक्स्ट वन इज़
बात करें तो पाई डायग्राम है। व्हाट इज मीन बाय पाई डायग्राम? देखो पाई डायग्राम का इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे दिया है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो इससे अच्छा आप ये पीछे ग्लोसरीज में जाओगे और वहाँ पे पाई डायग्राम की डेफिनेशन है वो लर्न करोगे। अब मैं पाई डायग्राम बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास कुछ वैल्यू ऑफ वेरिएबल आएंगी। हमको ये पता है कि टोटल सर्कल कितना डिग्री होता है, 360, ये तो हमको पता है क्योंकि आप सबके पास प्रोटेक्टर होता है और प्रोटेक्टर में 180 होता है। वही प्रोटेक्टर को अगर आप डबल कर लोगे तो वो पूरा सर्कल बन जाता है और सर्कल का टोटल डिग्री होता है 360। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पूरा डेटा होता है ना उसको वो सर्कल की डिग्रीज में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, प्रोपोज उसको कन्वर्ट करेंगे और देन जब हमें कन्वर्ट किया हुआ डेटा होगा ना उससे हम पाई डायग्राम बनाते हैं। पाई डायग्राम इज अ काइंड ऑफ अ सर्कल डायग्राम क्योंकि वो सर्कल में ही होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ बहुत 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, पाई डायग्राम कौन से डेटा के लिए बनाया जा सकता है? तो जो डेटा से हम बार डायग्राम बनाते हैं ना वो सेम डेटा से आप पाई डायग्राम भी बना सकते हो। पाई डायग्राम के लिए कौन सा डेटा सूटेबल होता है? जो डेटा से हम बार डायग्राम बनाते हैं वो सेम डेटा से आप पाई डायग्राम भी बना सकते हो। नाउ आगे चलते हैं। देखो ये दिया है, इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखो ये फॉर्मूला दिया, अगर आप फॉर्मूला लिख सको तो वेल एंड गुड है कि क्या है, डिग्री इक्वल्स टू कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360। कंपोनेंट वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो दिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला रहा। यहाँ पे देखो, इधर आ जाओ, आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये आपको देखो वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या दिया है कि बुक्स के ऊपर कितना खर्च करता है, 20% खर्च करता है। स्टेशनरी के ऊपर 5% का खर्च करता है। फिर फ़ोन, कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस के ऊपर 30 रुपीज़, फूड के 30% पैसा खर्च करता है। फूड के ऊपर भी 30%, क्लॉथ्स के ऊपर 15%। टोटल कितना हो गया सैलरी उसका? 100। ये हमको वैल्यू ऑफ वेरिएबल दिए थे। अब हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कितना? डिग्री में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये है तुम्हारा कंपोनेंट वैल्यू, देखो 20 इंटू 360, देखो इधर इंटू 360 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। टोटल किसका वैल्यू? जो आपका कंपोनेंट है ना उसका ही टोटल देखना। क्या है आपका कंपोनेंट का टोटल? 100 डिवाइड बाय 100 क्या निकला? 72 डिग्री। ऐसे हम सबको कन्वर्ट करेंगे। पहले पाई डायग्राम डायरेक्ट नहीं बनाया जाता, पाई डायग्राम को सबसे पहले डिग्रीज में कन्वर्ट किया जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? डिग्रीज इक्वल्स टू कंपोनेंट वैल्यू इंटू 360 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। हमने कर लिया और टोटल क्या आया? 360 डिग्री। ठीक है, अगर आपका 360 डिग्री आ रहा है तो आप सही हो और नहीं आ रहा है तो आप गलत हो। फिर तो आप देख लो कि क्या गलती की है। अब देखो फिर यहाँ पे बना देंगे हम, जैसे जैसे परसेंटेज आया वैसे बना देंगे। सबको अलग अलग डिज़ाइन करेंगे और सबको बताना पड़ेगा कि ये बुक्स का डिज़ाइन है, ये स्टेशनरी है, ये डिवाइसेस के ऊपर है, ये फूड है, ये क्लॉथ्स है। आया समझ में? अब देखो पाई डायग्राम बनाते समय भी कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। क्या चीज़ें हैं वो दिमाग में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो 360 एक सर्कल बनाता है, ये तो हमको भी पता है, सबको पता है ना। और पाई डायग्राम बनाने के लिए जो डिग्रीज है उसको, जो भी हमको वैल्यू ऑफ वेरिएबल दिया है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिग्री में। एंड देन उनका सब जो टोटल होना चाहिए वो 360 ही होना चाहिए। मैंने आपको बताया जो आप डिग्री कन्वर्ट करते हो ना, ये जो आपने कन्वर्ट किया है ना नॉर्मल 72, 18, जब आप कोई भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल को डिग्री में कन्वर्ट करते हो उसका टोटल 360 ही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज कि देखो अब पाई डायग्राम है ना, देखो बार डायग्राम में तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, पाई डायग्राम में थोड़ा कंपैरिजन करना मुश्किल होता है। तो हम कंपैरिजन के लिए ना कभी कभार 2 पाई डायग्राम भी बनाते हैं। अगर जब हमें कंपैरिजन करना हो तो हम 2 पाई डायग्राम बनाएंगे और उसी में कुछ चीज़ लिखिए। अगर उसका टोटल वैल्यू जो टोटल वैल्यू है अगर वो छोटा है तो पाई डायग्राम भी कैसा बनेगा? छोटा। और अगर वही टोटल वैल्यू बड़ा है तो पाई डायग्राम भी कैसा बनेगा? बड़ा। आया समझ में? पक्का? क्या क्या दिया था कि पाई डायग्राम क्या बनाता है? देखो 360 एक सर्कल है ना, वो 360 डिग्री बनाता है। फिर दिया था जो आपको वैल्यू ऑफ वेरिएबल दिया है, जब आप उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे तो डिग्री का सम कितना होना चाहिए? सम मतलब टोटल कितना होना चाहिए डिग्री का? 360 होना चाहिए। तीसरे में यही बताया है कि पाई डायग्राम से अगर कंपेरिजन करना हो तो क्या करते थे हम? 2 पाई डायग्राम बनाते थे। और उसके अंदर ही क्या दिया है कि अगर छोटा टोटल वैल्यू होगा तो पाई डायग्राम भी छोटा बनेगा और बड़ा टोटल वैल्यू होगा तो पाई डायग्राम भी बड़ा बनेगा।
टाइप्स ऑफ ग्राफ 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, खाली नाम पूछेंगे यार, इसमें कुछ नहीं पूछेंगे बच्चा। फर्स्ट है टाइम सीरीज ग्राफ, और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अगर ग्राफ बनाना हो तो हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लोगरिथमिक ग्राफ। आपको नाम याद रखना है, आपसे ये सब डिटेल में नहीं आएगा। उसके बाद आया है टाइम सीरीज ग्राफ, ठीक है। अब क्या होता है टाइम सीरीज ग्राफ, वो देख लेते हैं। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने ट्रेड साइकिल के बारे में पढ़ा हुआ है 11th में। 4 टाइप का ट्रेड साइकिल आता है, पता है ना। ट्रेड साइकिल के अंदर 4 फेजेस आते हैं। क्या आता है? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। कुछ रेगुलर चेंजेस आते हैं, कुछ इरेगुलर चेंजेस आते हैं। कोरोना में भी हमने देखा बहुत सारे इरेगुलर चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। तो इन सब को कैसे पता लगाया जाए? तो ये सब चेंजेस को किससे पता लगाते हैं? स्टेटिस्टिकल्स टूल से। जो स्टेटिस्टिक्स है ना, उसकी मदद से ये चेंजेस को पहचाना जाता है, और उसके ऊपर उन चेंजेस को लेकर हमें ग्राफ बनाते हैं ताकि हम कंपैरिजन ढूंढ सकें। उसका बेस तो हमेशा टाइम पीरियड ही होता है, और उन चेंजेस को हम ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। आया समझ में? जिसको क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज ग्राफ। देखो, और जो दूसरा भी ग्राफ है ना, जो अभी हम टाइप पढ़ के आए, वो सब इंक्लूड नहीं है आपके चैप्टर में, तो उससे हमें लेना देना नहीं है। ये ध्यान रखो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, रेगुलर या इरेगुलर चेंजेस जो होते हैं, उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं कौन से, किसके हेल्प से? स्टेटिस्टिकल टूल की हेल्प से। और उनको हम क्या, उसी का हम बना देते हैं ग्राफ, और बेस क्या लेते हैं? टाइम पीरियड। इसीलिए उसको बोलते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। बस इतना ही दिया है इसके बारे में, ये भी 2 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चा, तो आई होप कि सब आपको आज का जो भी मैंने वीडियो में जो भी बताया है सब आपको समझ में आए। जो चीज़ नहीं आया उसको बार बार देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट में जाइए, हमें बताइए, ताकि हम उसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। प्लीज़ बच्चा, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो बोलता हूँ एक बार अपने अपने व्हाट्सअप, इंस्टा पे जो भी है, एक बार आप स्टोरी भी डाल दीजिए मेरे चैनल का, कि जिसको भी 12th का वीडियो देखना हो, अभी से छुट्टियों में पढ़ना हो, तो वो कर दे। ऐसा प्लीज़ बच्चा मेरा हेल्प कीजिए। आप जैसा सपोर्ट करते हो ना, मेरे जो भी बच्चे हैं, जो भी जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जो मेरे वीडियो देखते हैं ना, वो मतलब इतने प्यारे हैं कि उनको कोई भी चीज़ मैं बोलता हूँ तो वो तुरंत करते हैं। तो आप ही की ये चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चा एक और बात था कि आप अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आता हो ना, कोई भी टॉपिक, या फिर सर उसको इजी करके दो, ये करके दो, आप कोई भी चीज़ हमें मुझे बेझिझक बोल सकते हैं, ठीक है। और अभी से ये याद रखना, इको और ओसी ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप है ना तुरंत कुछ महीने पहले प्रिपरेशन नहीं कर सकते। मैंने किया था, इसीलिए बोल रहा हूँ, रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। तो इसके लिए तो आप पूरे साल ही मेहनत करोगे, और आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये सब। इसमें कोई ये नहीं होता कि, ये मत सोचना कि इको ओसी में भी 100 में से 100 लाने वाले लोग हैं। तो ये मत सोचो मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम अभी से करना चालू करो बच्चा, सब कर पाओगे। ठीक है बच्चा, ओके बाय।